नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों से मांगी रिपोर्ट। कहा, प्रभावी कदम न उठाए तो बिगड़ सकते हैं हालात। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एम्स ऋषिकेश में भर्ती। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 में निर्माणाधीन पुल टूटने की होगी मजिस्ट्रेटी जांच। हादसे में एक की मौत, 13 घायल। मुख्यमंत्री ने हादसे में जताया दुख। पिथौरागढ़ में आज से कुछ दिनों के लिए खुले भारत नेपाल के झोला पुल। नेपाल के अनुरोध पर लिया गया फैसला। दोनों देशों के बीच हुआ आवागमन शुरू। और प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कुछ जिलों में कल हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर 2 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह में हालत बिगड़े हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्यों ने अभी से कोविड नियंत्रण के प्रभावी कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में हालात बिगड़ सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। कोरोना संक्रमित राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। उनके उपचार के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की है। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूवी मिश्रा ने बताया कि राज्यपाल स्वस्थ हैं। हमारी गवर्नर महोदया करीब 12:15 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आई थी, जो कि कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पर से उनको सीधा सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था और फिर उनको एडमिट कर लिया गया है कोविड एरिया में। एट प्रेजेंट उनकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इवैल्यूएशन अभी भी टीम्स के द्वारा जारी है। इस संबंध में एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी डेली गवर्नर महोदया को देखेगी। उधर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के कोरोना संक्रमित 58 प्रशिक्षु अधिकारियों को मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है। अकादमी में एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अकादमी के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा कोविड-19 को लेकर नियमित बैठक ले रहे हैं ताकि संक्रमण न फैले। वहीं प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 376 नए केस आए हैं, जबकि आज 428 लोग रिकवर हुए हैं। आज 7 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर रुड़की प्रशासन अलर्ट हो गया है। रुड़की की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने व्यापारियों और लोगों को हिदायत दी है कि दुकानदार और ग्राहक बाजार में मास्क पहने। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकानों के बाहर कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर चस्पा करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बाजारों में टीम बनाकर सैंपलिंग करेगा ताकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाजार में घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ चालान के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। व्यापारियों को सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों द्वारा और व्यापारियों द्वारा किया जाना है। मार्केट प्लेसेस में सभी लोग जो बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं उनके लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। इसके संबंध में पोस्टर चस्पा किए जाएंगे सभी दुकानों पर दुकानदारों द्वारा, और वो स्वयं भी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्राहक आए वो मास्क इत्यादि का उपयोग करें। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से लगे गूलर में रविवार शाम निर्माणाधीन पुल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए। घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। एम्स ऋषिकेश अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूवी मिश्रा का कहना है कि एम्स ट्रामा सेंटर में सभी का इलाज चल रहा है।
एक मजदूर की मौत हो चुकी है और एक वेंटिलेटर पर है। एम्स की इमरजेंसी में करीब 15 लोग लाए गए थे, जिनकी की आयु 20 से 40-45 वर्ष तक थी और सारे ही लोग मेल थे। इसमें से एक ब्रॉट इन डेड की कंडीशन में था। इनको लाने के बाद सारे ही टीम्स उन्होंने इनको इवैल्यूएट किया और इसमें से करीब 14 के 14 लोगों को हमको भर्ती करना पड़ा और इन 14 लोगों में से एक वेंटिलेटर पे है और एक ब्रॉट इन डेड था, जिसको कि यहाँ आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि निर्माणाधीन 4 लेन का पुल ढह गया था। उन्होंने बताया कि पुल के ढहने की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो एनएच का कल पुल टूटा है, देर शाम को टूटा था, तो उसमें फिर 14 लोग पहले मौके पे घायल हुए थे, प्लस एक कोई कॉन्ट्रैक्टर का भी कोई आदमी बता रहे थे। तो इन सबको एम्स शिफ्ट किया गया और वहां पर एक की मृत्यु हो गई, वो ब्रॉड डेड ही बता रहे हैं वहां पर। और उसके अलावा 2 लोग हैं जो और भी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, एक वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी है। तो इसमें मजिस्ट्रियल जांच जो है वो गठित कर दी गई है। उधर यमुनोत्री हाईवे पर चट्टान दरकने से बड़कोट के निकट यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से बड़कोट तहसील के एक बड़े क्षेत्र का संपर्क तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट गया है। एनएच विभाग के अधिशासी अभियंता नवनीत पांडे का कहना है कि हाईवे खोलने के लिए मशीनरी भेज दी गई है। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल आज से कुछ दिनों के लिए खोल दिए गए हैं। इन पुलों से दोनों देशों के सैकड़ों लोगों ने भारत नेपाल के बीच आवाजाही की। जितने झूला पुल हमारे भारत और नेपाल के बीच में है, इसमें नेपाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने अनुरोध किया था, जो भारतीय सेना में कार्यरत या अन्य विभागों में कार्यरत पेंशनर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए कुछ दिनों के लिए जो है सीमा को खोल दिया जाए, ताकि सैनिक या अन्य जो ये पूर्व सैनिक हैं इनको पेंशन निकालने में या अन्य कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने में बैंक में आने की आवश्यकता है, उसको सहायता मिल सके। पुल खुलने से नेपाल से लगे धारचूला व झूलाघाट सहित सभी भारतीय बाजारों में खासी चहल पहल रही। नेपाल के नागरिकों ने भारतीय बाजारों से खरीदारी की। व्यापारियों ने दोनों देशों की सरकारों से पुल को पहले ही तरह नियमित रूप से खोलने की मांग की है। भारत नेपाल का झूला पुल खुलना चाहिए और हमारे आपसी मित्रता बरकरार रहे, ऐसी जो है आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और भारत से नेपाल सामान ले जाने में भी कोई रोक टोक नहीं है। घरेलू उपयोग का सामग्री ले जाने में कोई रोक टोक नहीं है। लॉकडाउन के बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी पुलों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, जिसके चलते सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुल आज खुला है, इस तरह से कंटिन्यू खुलना चाहिए। यहाँ पर व्यापारी की दृष्टि से भी, रोटी बेटी के नाते से भी, क्योंकि कई लोग के रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और भारत में भी रहते हैं, तो दोनों देश के संबंध अच्छा रहे और व्यापारी भी सुगम से चले। इसलिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि वो पुल इस तरह से कंटिन्यू खुला रहे। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इससे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। चमोली जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ, रूपकुंड सहित ऊंची चोटियों पर रात से हिमपात हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। अच्छी बर्फबारी हो रही है और हमें इतना मजा आ रहा है और ये बर्फबारी का इतना सुंदर दृश्य है कि यहाँ के किसानों के लिए ये बर्फबारी इतनी महत्वपूर्ण है कि एप्पल के पौधों के लिए और यहाँ के खेत के लिए बर्फ बहुत जरूरी होती है ताकि फसल अच्छी पैदा हो। उधर नीति माणा घाटी में बर्फबारी के चलते वहां के ग्रामीण अब निचले स्थानों पर आ गए हैं। ये ग्रामीण शीतकाल में इन्हीं स्थानों पर रहेंगे। हम लोग नीचे शीतकाल प्रवास को हम लोग रवाना हो चुके हैं और हमारे जो यहाँ पे शीतकाल के जो मूल गांव हैं, सिरोखोमा, सेंटोना, नरोधार में हम लोग प्रवास करते हैं और 6 महीने यहाँ पे शीतकाल समाप्त होने के बाद हम लोग फिर गर्मियों के सत्र में हम लोग फिर अपने मूल गांव माणा घाटी और मलारी की तरफ हम लोग रुख करते हैं।
वहीं बागेश्वर की पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। चंपावत और अल्मोड़ा में हल्के बादल छाए हैं। देहरादून में सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार कल भी राज्य के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। देहरादून में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला उत्सव का समापन हो गया। इस वर्चुअल उत्सव में देश विदेश से कई प्रख्यात लेखक और बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। वर्चुअल उत्सव का समापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव से साहित्य और कला प्रेमियों को लाभ मिला होगा। समाज में चेतना और संवेदना को उजागर करने के लिए इस तरह के उत्सव जरूरी हैं। विवेकानंद जी की उस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने बार बार कहते थे कि यदि किसी समाज के भविष्य को देखना हो तो साहित्य, कला, संस्कृति और धर्म दर्शन में उसकी रुचि देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो समाज कैसा होगा, वो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। कला, साहित्य, संस्कृति, ये तीनों चीज बहुत जरूरी हैं। और इसीलिए पहले के समय में कहा गया कि साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना। पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल क्षेत्र के डावर गांव के लोगों ने मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 100 नाली जमीन दान दी है। ग्रामीणों ने ये भूमि लैंसडाउन तहसील जाकर जिला युवा कल्याण विभाग को दान दी। जिला युवा कल्याण अधिकारी गणेश थपलियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मिनी खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 9 लाख रुपए जारी किए हैं। स्टेडियम बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद शेष धनराशि निर्गत की जाएगी। जो ये लोग अपनी भूमि निःशुल्क दान हमें दे रहे हैं, वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा और रूरल एरिया से जो है नई नई प्रतिभाएं निकलेंगी, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना प्रतिभा दिखाएंगी। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि गांव में स्टेडियम की बड़ी कमी है। युवाओं को खेलों में भी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर चाहिए। ग्रामीणों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए बंजर भूमि को दान दिया है। ब्लॉक रिखणी खाल में एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, उसकी रजिस्ट्री के लिए हम यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वहाँ पर इलाके में जो बंजर खेत पड़े हुए थे, वहाँ पर ब्लॉक द्वारा BOPID द्वारा यहाँ पर खान साहब के प्रयास से वहाँ पर मिनी स्टेडियम के लिए चयन किया गया है। एक अन्य ग्रामीण वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र के अधिकतर युवा सेना या पुलिस बल में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। मैदान न होने के कारण युवा दौड़ में पीछे छूट जाते थे, लेकिन अब मैदान होगा तो उनको दौड़ या शारीरिक गतिविधियां करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक बढ़िया भविष्य के लिए हम वहाँ पे अपनी जमीन दान करें, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पे खुल के खेल सकें और आने वाले टाइम में जो है वो अपना भाग्य मतलब खुद संवार सकें। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में आज नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबोला ने ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कूड़े को डोर टू डोर एकत्रित किया जाए और कचरा निस्तारण किया जाए। उन्होंने निकाय अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि ठोस अपशिष्ट खुले में जलाने पर चालान किया जाए। हमारे उत्तराखंड के जितने भी नगर हों, जितने भी नगर पंचायतें हों, वो सब उसमें स्थान प्राप्त करें तो वो सुंदर हों तो तभी हो पाएंगे, जबकि मॉनिटरिंग और जांच लगातार होती रहेगी। तो इसी मॉनिटरिंग के सिलसिले में आज मैं यहाँ आया हूँ। आज भी बैठक करी है, इसके बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।